विज्ञान पाठ नंबर 6, दहन और ज्वाला। पिछले दिन हम पाठ नंबर 5 को खत्म कर चुके थे। उस 5वें पाठ में हमने कोयला एवं पेट्रोलियम पढ़ा था और दहन के लिए हमें कोयला एवं पेट्रोलियम की ही विशेष आवश्यकताएं होगी। सामान्यतः हमारे घरों में एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे संपीड़ित द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। यह सिलेंडरों में भरी जा सकती है। उसके अलावा हमारे घरों में काम में आने वाला सामान्य ईंधन है कोयला एवं लकड़ी। सामान्य ईंधन होता है कोयला एवं लकड़ी। अब प्रश्न ये उठता है कि ईंधन क्या है, हम किसे ईंधन कहेंगे? तो वे सभी पदार्थ जिनका दहन होता है और दहन के पश्चात हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। वे सभी पदार्थ जिनके दहन से हमें ऊष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ईंधन कहते हैं। अब सामान्य रूप से हम कोयला एवं लकड़ी को जलाते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ भी होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, लुब्रिकेंट, कोक, चारकोल, कोलतार आदि बहुत सारे पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आते हैं। इन पदार्थों को हमें ईंधन कहते हैं क्योंकि जब कोयले को जलाया जाता है तो बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा के अलावा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। लकड़ी को जलाया जाता है तो जैसे कोयले को जलाने पर ऊष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त होती है, लकड़ी को जलाने पर भी ऊष्मा एवं ऊर्जा ही प्राप्त होती है। पेट्रोलियम को जब जलाया जाता है या पेट्रोलियम का दहन किया जाता है तो उस दौरान कुछ अलग अलग पदार्थों के लिए वह अलग अलग प्रकार का कार्य करता है। यदि पेट्रोल को बाहर खुले में जलाया जाए तो यह विस्फोटक आग का कारण बनता है और यदि इसे किसी वाहन के इंजन में डालकर दहन किया जाए तो इंजन को गति प्रदान कर देता है। अब ईंधन जब सामान्य रूप से हम अब भोजन खाते हैं, भोजन भी हमारे लिए एक ईंधन का कार्य करता है। भोजन भी मानव के लिए, एक मानव या किसी भी सजीव प्राणी के लिए ईंधन का कार्य करता है क्योंकि जब भोजन का पाचन होता है, पाचन एक प्रकार का वही दहन होता है। पाचन की तुलना दहन से की जा सकती है और भोजन की तुलना ईंधन से की जा सकती है। भोजन की तुलना ईंधन से की जा सकती है और पाचन की तुलना दहन से की जा सकती है। ईंधन से तुलना करने का हमारा पैरामीटर ये हो सकता है कि भाई जब ईंधन को जलाया जाता है तो उससे ऊर्जा एवं ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक उसी प्रकार से हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है तो हमें ऊर्जा मिलती है और हम विभिन्न कार्य संपादित कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के कुछ समय पश्चात हमारे शरीर में पसीने आ जाते हैं। वो यही कारण है कि जैसे जैसे उसका पाचन प्रारंभ होता है हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं की गतियां बढ़ जाती है। उपापचय क्रियाओं की गतियां बढ़ जाने के कारण हमारी मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है और अनावश्यक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निष्कासित कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें कई बार पसीना भी आ जाता है। अब सिस्टम है वो दहन, एक रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ या कोई ईंधन वायु की उपस्थिति में जलता है, दहन कहलाता है। यानी दहन के लिए O2 अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। दूसरा प्रक्रम है शरीर के अंदर पाचन। पाचन के लिए भी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति आवश्यक होती है क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि
शरीर में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में कमी आ जाती है तो भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। वातावरण में यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो दहन नहीं हो पाएगा। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होती है तो जली हुई आग भी बुझ जाती है। ठीक उसी तरह से कि कोयले जल रहे हैं और उन्हें किसी कपड़े से, गीले कपड़े से न ढकने की अपेक्षा उसे किसी सूखी बोरी के टुकड़े से उसके ऊपर सूखा बोरी का टुकड़ा डाल दिया जाए या फिर कोई धातु से बना हुआ गमला आदि से ढक दिया जाए तो कुछ समय पश्चात उनकी आग बुझ जाती है। उसका कारण यही है कि वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता और गैस भी कौन सी होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस। उसी प्रकार से जब पाचन के दौरान ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कम होगी तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। दोनों में समानताएं तो हो गई कि दोनों ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं और दोनों ही प्रक्रम में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अंतर इतना हो गया कि दहन शरीर के बाहर होता है और पाचन शरीर के अंदर होता है। दहन में बहुत अधिक ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे आग भी लगना संभव होता है, जबकि पाचन में आग लगना संभव नहीं है। पाचन में अधिकतम ऊर्जा का मान 37 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है और एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। यदि किसी प्रकार की कोई अस्वस्थता होती है तो इस 1 डिग्री या 2 डिग्री घट भी सकता है, 1 या 2 डिग्री तापमान में वृद्धि हो भी सकती है। तो इन्हें प्रयोगों के आधार पर या इन्हें निष्कर्षों के आधार पर हमें दहन को स्पष्ट कर सकेंगे। जब किसी पदार्थ का वातावरण में दहन होता है तो कई बार आग की लपटें हमें निकलती हुई दिखाई देती है। आग की इन लपटों को ही हम ज्वाला कहते हैं। अब ज्वाला के भी कुछ विभिन्न प्रकार हैं कि ज्वालाएं किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। ज्वाला किसी ईंधन के दहन के दौरान उत्पन्न चमकीली लपटें ज्वाला कहलाती है। अब ज्वाला के विभिन्न प्रकारों में एक होती है नीली ज्वाला, एक लाल ज्वाला और एक पीली ज्वाला। नीली ज्वाला केवल उन्हीं ईंधन से निकलती है जिन ईंधन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है या फिर वे संपूर्ण रूप से अपघटित हो सकते हैं या उन पर कोई अवशेष नहीं बचता हो, उनमें नीली ज्वाला जलती है। जैसे एलपीजी और सीएनजी नीली ज्वाला के साथ जलती हैं। इनसे कम ईंधन में ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। लाल ज्वाला के साथ, तो लाल ज्वाला के साथ सामान्यतया हमारे घरों में डेली उपयोग में आने वाला या रोजाना उपयोग में आने वाला ईंधन जलता है। इस ईंधन की विशेषताएं होती है कि यह कुछ हल्की नमी वाला हो सकता है, कुछ गीला हो सकता है। इसे बार बार जलाने के लिए फूंक मारनी पड़ती है या कुछ अन्य क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो ऐसा लाल ज्वाला के साथ जलता है। कोयला तथा सूखी लकड़ियां पीली ज्वाला के साथ जलती है। तो सबसे निम्न श्रेणी की हो गई लाल ज्वाला और सबसे उच्च श्रेणी की हो गई नीली ज्वाला और मध्य में श्रेणी की ज्वाला होगी पीले रंग वाली। शरीर को उतारना थोड़ी था। अब हम हेडलाइन डाल देते हैं दहन। एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम जो वायु की उपस्थिति, वायु हम कहते हैं ऑक्सीजन के लिए वायु शब्द का प्रयोग करते हैं, जो वायु की उपस्थिति में
संपन्न होता है दहन कहलाता है। उदाहरण कोयले का जलना। कोयले का जलना दहन है, क्योंकि कोयला वायु की उपस्थिति में जलता है। लकड़ी का जलना भी एक प्रकार का दहन है। एलपीजी या सीएनजी का जलना भी एक दहन ही होता है। दाह्य वह पदार्थ जिसका दहन होता है, वह पदार्थ जिसका दहन होता है दाह्य पदार्थ कहलाता है। दाह्य पदार्थ का उदाहरण होगा कोयला, लकड़ी। उदाहरण में होगा कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल सभी समाहित होते हैं। मैग्नीशियम के फीते का दहन मैग्नीशियम के फीते का दहन। इसे स्पष्ट करते हैं कि मैग्नीशियम एक धातु है। इस धातु के बनी हुई एक फीता या इसकी एक छोटी सी एक छड़ी, उस छड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो वह जलने लग जाती है और जलकर एक राख, सफेद रंग की राख बनाती है, जिसे मैग्नीशियम के फीते का दहन कहा जाता है। मैग्नीशियम के दहन का हम पिछले पार्ट नंबर 4 में उसकी अभिक्रियाएं कर चुके थे। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है जब मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह एक सफेद अवशेष के रूप में सफेद राख छोड़ता है। अवशेष के रूप में सफेद राख छोड़ता है। इसका प्रयोग करेंगे Mg प्लस मैग्नीशियम का दहन होगा वायु की उपस्थिति में। वायु के लिए वायु शब्द यहाँ ऑक्सीजन के पद के लिए उपयुक्त किया जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैग्नीशियम के फीते का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO।
ध्यान रखना है, मैग्नीशियम एक धातु होती है जो कि एकल रूप में पाई जा सकती है। एकल का अर्थ केवल एक परमाणु के रूप में पाई जा सकती है। ऑक्सीजन एक अधातु है, एक गैस है जो कभी भी एकल परमाणु के रूप में नहीं पाई जाती है। यह हमेशा डबल रूप में पाई जाती है। सभी गैसें डबल रूप में होती है। क्लोरीन तो Cl2 के रूप में पाई जाती है, फ्लोरीन F2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में, हाइड्रोजन H2 के रूप में। तो यहाँ इसे केवल सीधा O नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि एक मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 होती है। तो संयोजकता के पदों के कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण तो करती है। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन तो प्रयुक्त हुए थे, लेकिन काम ने केवल एक ही आया। अतः हम इनकी संख्या को संतुलित करने के लिए 2mg करके और 2mgO प्राप्त करेंगे। ये मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का फीता, ये O2 होगी वायु, वायु के पदों में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह हम इसे स्पष्ट कर पाएंगे। अब एक प्रश्न है, क्या भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है? कैसे? तो आंसर में लिखेंगे हाँ, भोजन शरीर के लिए ईंधन है, क्योंकि भोजन भी ईंधन की तरह वायु की उपस्थिति में अपघटित होकर अपघटित को हम पचित शब्द प्रयोग करेंगे। ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जिस प्रकार से किसी ईंधन का दहन किया जाता है या फिर ईंधन को जलाया जाता है, तो ईंधन को जलाने के पश्चात ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भोजन का जब पाचन होता है तो ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों का प्रक्रम लगभग एक जैसा होता है, अतः भोजन भी एक ईंधन माना जा सकता है। हम पढ़े ईंधन वास्तव में है क्या? ईंधन क्या है? ईंधन क्या है? वे सभी पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में दहित होकर या जलकर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो ऑक्सीजन ब्रैकेट में हम लिखेंगे वायु की उपस्थिति में
वायु की उपस्थिति में जलकर या दाहित होकर ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक, पैराफिन, मोम आदि एक सम्मिलित होते हैं। पेट्रोलियम आदि। सीएनजी एवं एलपीजी ये भी एक ईंधन की श्रेणी में आते हैं। सीएनजी का पूरा नाम वैसे हमने प्रीवियस डे वाली क्लास में पार्ट नंबर 5 में लिख दिया था सीएनजी और एलपीजी दोनों का पूरा नाम। सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम पिछले दिन ही हमने 5वें पार्ट में लिखा था। तो भोजन एक ईंधन है, कैसे वो स्पष्ट हो गया, और वास्तव में ईंधन क्या है ये भी हम स्पष्ट कर चुके हैं।